दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कक्षा 6 के अध्याय की, जो कि है हमारा ब्रह्मांड। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे ब्रह्मांड की। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों जब बात करते हैं हमारे ब्रह्मांड की, तो सबसे पहले बात ये करते हैं दोस्तों कि हमारी पृथ्वी देखिए, हमारी पृथ्वी पर क्या है, चारों तरफ अनंत जो अंतरिक्ष है वो विद्यमान है। दिन के समय सूर्य की रोशनी रहती है और आसमान जो है हल्का हल्का नीला दिखाई देता है, लेकिन यही आसमान जो है रात्रि के समय में हमें बिल्कुल यूँ लगता है जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि हमारे रात्रि के अंदर तारों की जो रोशनी है वो हमें दिखाई देती है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये तारे या ये नक्षत्र या तारामंडल जिनको हम कहते हैं, ये आए कहाँ से। दोस्तों प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता था? तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहा जाता था। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं के आधार पर कई नाम दिए भी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आसमान में दिखने वाले जो 7 तारे हैं, वो 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल उन्हें कहा जाता है। भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों की जो चारपाई है वो चारपाई कहलाती है। तो 4 तारे एक साथ जब दिखते हैं तो वो किस रूप में दिखते हैं? चारपाई के रूप में दिखते हैं। वहीं पे हम बात करें फ्रांस में, तो फ्रांस में इसे कहते हैं दोस्तों सॉस पैन, यानी हत्ते वाली जो डेगची होती है उसे कहते हैं सॉस पैन। तो ये सॉस पैन के नाम से जानी जाती है। और ब्रिटेन के अंदर इसे कहा जाता है दोस्तों प्लग, यानी जो खेत में जुताई करने वाला हल होता है वो कहा जाता है इसे ब्रिटेन। वहीं पर यूनान की अगर बात करें तो यूनान में इसे कहा जाता है स्मॉल बियर। स्मॉल बियर इसे कहा जाता है और ये अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग होता है। दोस्तों प्राचीन समय में अधिकांश जो मानव जातियां थी वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी, ये उसी तारा समूह को उस पशु या पक्षी की आकृति के नाम से ये जानते थे। रात्रि में जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो दिशा ज्ञान के लिए ये इन तारों का सहारा लेते हैं, तारों की स्थिति का निर्धारण करके, और ये अपना रास्ता जो है वो पहचान लेते हैं। भारतीय मान्यता तो दोस्तों इतनी है कि जो ध्रुव तारा होता है वो ध्रुव तारे से यहाँ के जो लोग हैं वो उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण करते हैं कि ये दिशा क्या है, उत्तर दिशा है। क्योंकि ध्रुव तारा जो होता है दोस्तों वो हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। तो दिशा का निर्धारण किस आधार पे होता है? ध्रुव तारे पे। और ध्रुव तारे की दिशा क्या मानी जाती है? उत्तर दिशा जो है उससे सटीक निर्धारण कर लिया जाता है। दोस्तों इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों का जो समूह है उसके जो 2 तारे हैं वो 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे जब बढ़ाया जाता है तो वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे की ओर जोड़ती है। यानी ध्रुव तारा जो हमारे सप्तऋषि मंडल के 2 तारे हैं, उन 2 तारों से निकलकर वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो पता चलता है कि ये जो दिशा है ये कहाँ है? उत्तर दिशा की तरफ है और ये ध्रुव तारा कहलाता है। कई जो कहानियाँ हैं वो भी इसके लिए जानी जाती है। दोस्तों ध्रुव तारे के बारे में अगर बात की जाए तो ध्रुव तारा पॉल स्टार, इसको हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है ध्रुव तारा। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है इसका अटल या स्थिर। इसके बारे में कहानी भी प्रचलित है दोस्तों। क्या कहानी प्रचलित है? आपने कई बार सुनी होगी ये कहानी कि ध्रुव जो है एक बालक जिसके पिता जो थे उत्तानपाद थे और माता जो थी वो सुनीति थी। तो रानी सुनीति की माता थी, उत्तानपाद पिता थे, इनका पुत्र था ध्रुव। और इसी उत्तानपाद की एक अन्य रानी थी जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि जो थी वो उत्तानपाद को अत्यधिक प्रिय थी और इसीलिए उत्तानपाद के ऊपर
अधिक हक भी वो जताती थी, अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद जो है वो अपने पुत्र उत्तम को गोद में खिला रहे थे, जो कि रानी सुरुचि का पुत्र था। उसी समय ध्रुव भी वहाँ पे आ गया और ध्रुव ने उसको क्या कहा कि मुझे भी गोद में बैठना है। तो जब ध्रुव ने गोद में बैठना चाहा तो वह जो सुरुचि थी उसने उस ध्रुव को गोद से उतार दिया और बोली कि अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार अभी नहीं है, अगर तुम मेरी संतान होते तो तुम्हें राजा में की गोद में बैठने का अधिकार मिल सकता था। तुम भगवान नारायण की आराधना करो, उनकी कृपा से मेरे गर्भ में पहले जन्म लो, और जब तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ में हो जाएगा तब तुम बैठ सकते हो मेरी संतान बनने के बाद। तो उसी समय क्या है, जो बालक मन होता है, बालक के मन में बैठ गई कि उसे भगवान नारायण की आराधना करनी है और जो अपना लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। तब माता सुनीति एवं नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया, लेकिन बालक जो है वो कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उसकी जो सुरुचि माता थी उसने जो बात कही थी वो उसके अंदर तक समा गई थी। ध्रुव ने लगभग 6 महीने तक भगवान नारायण की कठोर तपस्या की, आराधना की, और बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण भी उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा और मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा। तो उसी ध्रुव तारे को ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान मिला दोस्तों। और ये जो मान्यता है ये आज भी अपने स्थान पर मानी जाती है और ध्रुव तारा भी आज भी अपने स्थान पर अटल माना जाता है। तो ये ध्रुव तारे की कहानी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों खगोलीय पिंड की। तो जब हम खगोलीय पिंड की बात करते हैं तो खगोलीय पिंड क्या है दोस्तों? आसमान में फैले तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, जिनसे हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये शामिल है, ये सारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। और ये जो तारे हैं ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण के। तो हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से ये बने होते हैं और ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा जो है विकिरित करते हैं। हमारा सूर्य जो है वो भी एक तारे के रूप में ही है, क्योंकि तारों की तरह सभी खगोलीय जो पिंड है वो गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने होते हैं तो कुछ ठोस, द्रव, गैस तीनों से बने होते हैं। आसमान में जब हम बहुत सारे तारे देखते हैं तो कुछ बहुत सूक्ष्म तारे होते हैं जो एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु ये वास्तव में अगर इनकी स्थिति देखी जाए तो ये काफ़ी विशाल हैं और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित है। इनमें से कुछ तारे जो है उनकी चमक बहुत तेज होती है और कुछ की कम। आपने देखा होगा जब आसमान में आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि कुछ तारे तो बिल्कुल चमक रहे होते हैं और कुछ जो है धुंधले रहते हैं। तो कुछ का जो चमक होती है वो तेज होती है, कुछ की धीमी होती है, इस कारण से ये हमें नज़र आते हैं। और इसका कारण क्या है? कुछ पिंड जो है वो स्वयं चमकदार होते हैं और कुछ दूसरे के पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। तो इसीलिए जो तारे स्वयं चमकदार होते हैं वो तो अधिक चमकते हैं और जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं वो कम चमकते हैं। सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये चमकते क्यों हैं? दोस्तों, पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की जो रोशनी है वो अन्य तारों से अधिक होती है और इसीलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते, जबकि सभी तारे अपनी जगह पर ही ये होते हैं। इसलिए रात्रि के अंदर जब सूर्य का प्रकाश जो है इनके ऊपर गिरता है तब ये तारे जो है हमें दिखाई देते हैं। और दिन में जैसे ही सूर्य का प्रकाश, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि आधे जो भाग पे है वो सूर्य की चमक रहती है और आधे भाग पे नहीं रहती है, तो इस कारण से ये स्थिति जो है हमें बार बार दिखाई देती है। प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर दिखाई ये देती है। बात करें दोस्तों हम ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड क्या? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या दोस्तों? दोस्तों, समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आकाश में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं और इस असीम आसमान को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस असीम आसमान को कहा जाता है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष के अंदर ये खगोलीय पिंड बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष का विस्तार जो है वो असीमित है और इसी में हमारा जो है ब्रह्मांड वो स्थित है।
अंतरिक्ष के इस अनंत फैलाव के अंदर कई खगोलीय पिंड जो है वो खगोलीय पिंडों का एक असंख्य समूह जो है यहाँ पर विद्यमान है। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों, धूल कणों का ये ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है। तो आकाशगंगा क्या? आकाशगंगाओं में समूह को, जो ये आकाशगंगाओं का समूह है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मांड। और तारों के छोटे छोटे समूह जो है उन्हें कहा जाता है नक्षत्र मंडल। अब दोस्तों यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है और एक वर्ष की अवधि में प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी जो है वो ये तय करता है और यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यह है दोस्तों प्रकाश वर्ष। अब हम बात करते हैं यहीं पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। दोस्तों ब्रह्मांड जो है वो मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से जो है वो प्रचलित है। वर्तमान समय में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है वो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है, इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। और विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। तब से इसका विस्तार जो है वो लगातार हो रहा है। ब्रह्मांड में कई जो आकाश गंगाएं हैं वो ब्रह्मांड को मिलकर बनाती है। पृथ्वी सहित सौर परिवार जो है वो मंदाग्नि या फिर ऐरावत जो है, मंदाग्नि या ऐरावत पथ नामक जो आकाश गंगा है उससे ये बने होते हैं। अब ऐरावत या जो इसकी आकाश गंगा है जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है, उसके अंदर कौन स्थित है? पृथ्वी स्थित है। तो प्राचीन समय में भारत में अगर बात की जाए तो आसमान में प्रकाश की नदी से इसकी कल्पना की गई थी। मिल्की वे हमने क्यों कहा? क्योंकि इसको प्रकाश की नदी यानी वाइट कलर की थी, इसलिए हमने कहा क्या कहा ये कि साहब ये आसमान के अंदर प्रकाश की नदी है और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया दोस्तों आकाश गंगा। तो आकाश में बहने वाली नदी के रूप में किसको जाना जाता है? आकाश गंगा को जाना जाता है। दोस्तों ऐरावत पथ के अतिरिक्त जो है वो अन्य कई प्रमुख आकाश गंगाएं जो है वो विद्यमान है हमारे ब्रह्मांड में और तारों के समूह से ही आकाश गंगाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जिसको कहा जाता है वो है दोस्तों सूर्य। सूर्य जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। और इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला जो तारा होता है वो हमेशा दिखाई नहीं देता और वह तारा काफ़ी होता तो आकर्षक है, निराला भी है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों पुच्छल तारा, या इसको क्या कहा जाता है? धूमकेतु भी कहा जाता है। तो इसकी रचना जो है वो बर्फ से, धूल, जो छोटी चट्टानें होती है, गैसीय पदार्थ होते हैं, उनसे इसकी रचना हुई है। और इनकी गति जो है वो बहुत तेज होती है और बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ जो है वो पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा जो है वो कहा जाता है। दोस्तों जो धूमकेतु का सिर होता है वो हमेशा सूर्य की तरफ होता है और पूंछ जो है वो हमेशा विपरीत दिशा में होती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ के ऊपर परिक्रमा करते हैं और कभी वे सूर्य के निकट आ जाते हैं तो कभी फिर वहां से दूर चले जाते हैं। तो ये स्थिति जो है एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ रूप से देखा जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि आखिर हमारे यहाँ पे सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है, तो सबसे चर्चित जो पुच्छल तारा है वो है हेली।
और ये जो हेली है वो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों। तो ये पिछली बार दिखाई दिया था 1986 में, और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो है 2062 के अंदर दिखाई देगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ एक चैप्टर था जिसको हमने देखा। तो अब अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे कई प्रश्न जो है आपके निकल कर सामने आते हैं, जैसे कि तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं, या ध्रुव तारे जो है वो उनकी दिशा किस आधार पे निर्धारित करते हैं, कौन सी दिशा वो निर्धारित करते हैं, या फिर लाखों तारों के विशाल समूह को क्या कहा जाता है, पूंछ वाला तारा किसको कहते हैं, या लाखों आकाश गंगाओं के विशाल समूह को क्या कहा जाता है। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो इसके अंदर हमने कवर किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।